सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज हम जानेंगे वस्तु विनिमय क्या है और मुद्रा का विकास। वस्तु विनिमय को जानने से पहले हमें विनिमय जानना चाहिए। वस्तुओं की अदला बदली विनिमय कहलाती है। हम ऐसे कह सकते हैं, अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देने पर और उस व्यक्ति से उस वस्तु के स्वामित्व का जो हमने हस्तांतरण किया है उसके बदले में कोई चीज हमें मिल जाए, उचित प्रतिफल मिल जाए, इस प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय में वह क्रिया है किसी वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उचित प्रतिफल के बदले में संपन्न होता हो। आज के हजारों करोड़ों साल पहले मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक अवस्था को आत्मनिर्भरता के युग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो सीमित और सरल होती हैं, जिन्हें वह अपने निजी प्रयत्न के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर लेता था। जैसे भूख लगी तो वो फल खा लेता था या शिकार करता था। प्यास लगने पर तालाब, जलाशयों के किनारे जाकर पानी पीता था और ठंड लगने पर वृक्षों की छाल और जानवरों की खालों का प्रयोग किया करता था। विश्राम के समय जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हैं उनमें जाकर विश्राम करता था। ये सब आत्मनिर्भरता के युग में था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी। विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करने की क्रिया को विनिमय कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य वस्तुओं सेवाओं के स्वतंत्र ऐच्छिक पारस्परिक एवं वैधानिक आदान प्रदान या हस्तांतरण को ही विनिमय कहा जाता है। समानता अगर हम देखते हैं तो एक हाथ वस्तु लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी वस्तु देते हैं, इसी को ही विनिमय कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र ने कहा है जब भी विनिमय हो तो दो पक्षों के मध्य होता है या दो से अधिक पक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो विनिमय होगा वो वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी हो सकता है। लेकिन ये विनिमय जब होगा तो स्वतंत्र होना चाहिए। जिस व्यक्ति से हम ये विनिमय कर रहे हैं वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विनिमय करने के लिए तत्पर हो, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और एक दूसरे से पारस्परिक संबंध हो जब वो विनिमय कर रहा है, एवं कानून के द्वारा वो वैध हो। और जब ऐसा अदला बदली हम करते हैं तो अर्थशास्त्र की दृष्टि में वो क्या होता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय की विशेषताएं क्या होती हैं? जब भी विनिमय होगा तो उसमें दो पक्ष होंगे या उससे अधिक होगा। एक पक्ष कभी विनिमय नहीं कर सकता है। जैसे कि हम अपने आप से कोई अदला बदली नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब दो व्यक्ति हों या फिर दो से अधिक हों, तभी हम एक दूसरे से अपनी वस्तुओं को बदल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। विनिमय जब कभी होगा तो वस्तुओं का होगा, धन का होगा। मगर हम विनिमय जब करेंगे तो वस्तुओं से कर सकते हैं और धन से भी कर सकते हैं। वैधानिक हस्तांतरण होना चाहिए, कानून के द्वारा वो लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो विनिमय कर रहे हैं जिस पे कानून ने प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे कि हथियारों की सप्लाई, स्मगलिंग, ड्रग्स, इनका विनिमय करते हैं तो ये विनिमय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका विनिमय कानून के द्वारा प्रतिबंध है। दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। जब भी विनिमय हो तो दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए
और जब ये विनिमय कर रहे हों तो उनकी इच्छा भी होनी चाहिए और वो स्वतंत्र हस्तांतरण कर रहे हों, किसी के दबाव में वो हस्तांतरण ना कर रहे हों। विनिमय के दो स्वरूप होते हैं, या तो वस्तुओं के द्वारा विनिमय करेंगे, एक वस्तु लेंगे और दूसरी वस्तु देंगे, जिसको हम अदला बदली भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो मुद्रा के रूप में विनिमय करेंगे, मतलब हम किसी दूसरे से वस्तु लेंगे और अपने पास से मुद्रा देंगे, तो इसको बोलते हैं क्रय विक्रय पद्धति या प्रणाली। तो विनिमय के स्वरूप जो होते हैं वो दो होते हैं। वस्तु विनिमय क्या होती है? वस्तु विनिमय जहां पर मुद्रा का प्रयोग न किया जाता हो, एक दूसरे से जब भी अदला बदली हो तो उसमें जो प्रयोग हो रहा हो वस्तुओं का हो रहा, एक व्यक्ति वस्तु दे रहा हो, दूसरे व्यक्ति वस्तु ले रहा हो, और वो अपनी वस्तु दे रहा हो पहले व्यक्ति को, तो इसको ही हम वस्तु विनिमय कहेंगे। और जैसे ही यहाँ पर मुद्रा का विनिमय हो जाएगा, मतलब मुद्रा बीच में माध्यम बन जाएगी, तो वो वस्तु विनिमय नहीं कहलाएगा। मुद्रा को विनिमय में माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना ही वस्तुओं और प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। स्क्रीन पे दिया है आपको डिफिनेशन। वस्तु विनिमय में प्रत्यक्ष विनिमय विनिमय का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत बिना किसी माध्यम के दो पक्षों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का परस्पर आदान प्रदान लाभ की दृष्टि से किया जाता हो। अब इसमें आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? वस्तु विनिमय जब होगा तो उसमें क्या शर्तें हैं? सीमित आवश्यकता हो। जब मनुष्य की सीमित आवश्यकताएं होती हैं तभी वस्तु विनिमय हो सकता है। जैसे गांव में चले जाइए आप, अब गांव भी शहर हो गए हैं, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे रोड नहीं है, अच्छे साधन नहीं है और कम बस्ती है, जैसे आदिवासी लोग, तो वो क्या करते हुए उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सीमित होती है, सिर्फ खाना पीना और रहना, इतनी ही आवश्यकताएं होती हैं। तो इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं? वस्तुओं से विनिमय कर सकते हैं। खाना चाहिए उनको, दाल चाहिए, एक व्यक्ति के पास रोटी है, उसकी दाल की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी रोटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा और वहाँ से दाल ले लेगा। उनका जीवन यापन इसी तरह चलता है। तो सीमित आवश्यकताएं होनी चाहिए और सीमित क्षेत्र भी होना चाहिए। वस्तु विनिमय तभी संभव है जब सीमित क्षेत्र होगा। एक एरिया मान लीजिए 5 किलोमीटर का या फिर 1 किलोमीटर का, वहीं पर ही ये सीमित हो सकता है, क्योंकि वस्तुओं का विनिमय सीमित क्षेत्र में ही हो सकता है, क्योंकि वस्तुएं इतनी भारी होती हैं कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले नहीं जा सकते और ना वहाँ से वस्तुएं ला सकते हैं। इसलिए ये वस्तु विनिमय तभी संभव है जब सीमित क्षेत्र होता है। समाज का पिछड़ापन होना चाहिए, और समाज में पिछड़ापन होगा तो उसकी आवश्यकताएं सीमित होंगी और वो छोटी छोटी आवश्यकताएं वस्तु विनिमय के द्वारा पूरी कर सकता है। यातायात के साधनों का अभाव होना चाहिए। जब यातायात साधन कम होंगे या होंगे ही नहीं तो उसी दशा में वस्तु विनिमय हो सकता है। व्यक्ति काफ़ी दूर तक नहीं जा सकता है, वो अपने ही एरिया में देखेगा कि उसकी आवश्यकता वाली वस्तु किस व्यक्ति के पास है, मिल जाती है तो वह क्या करेगा? वहाँ से ही वस्तु विनिमय करेगा। मुद्रा का भाव, जब मुद्रा होगी नहीं तो अदला बदली जो है हमेशा वस्तुओं में ही होती है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का होना। वस्तु विनिमय तभी संभव है जो मेरी आवश्यकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता वाली वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। मतलब दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता जब होगी तभी वहाँ पर वस्तु विनिमय होगा। अगर पहले वाले व्यक्ति को दूसरे वाले व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो व्यक्ति अपना वस्तु नहीं देगा, जहाँ पर वस्तु विनिमय संभव नहीं होगा। लाभ क्या है इसके? सरलता है कि वस्तुओं की अदला बदली हम आराम से कर सकते, एक वस्तु देते हैं और दूसरी वस्तु ले सकते हैं, सरल होता है। और जब वस्तु विनिमय होता है तो एक दूसरे व्यक्ति से होता है जिससे कि पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं
कि जब वस्तुओं को हम विनिमय करते हैं तो जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसकी आवश्यकता उस व्यक्ति की है और हमें जो आवश्यकता है वह वस्तु उस दूसरे व्यक्ति के पास है। तो जब हम अदला बदली करते हैं तो सहयोग करते हैं, तो इसमें पारस्परिक सहयोग की भावना की वृद्धि होती है। धन का विकेंद्रीकरण। वस्तुओं को संचय करना कठिन होता है क्योंकि ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, तो इनका हम केंद्रीकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा बिखरी हुई होती है, विकेंद्रीकरण होती है। किसी के पास ज़्यादा धन हो ही नहीं सकता, वो निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाएगा। वस्तु विनिमय जब होगा दोनों पक्षों को लाभ होगा, और जब मुद्रा होगी नहीं उस दशा में तभी वस्तु विनिमय संभव है, और जब वस्तु विनिमय संभव होगा मुद्रा है नहीं वहाँ पर, तो मुद्रा के जितने भी दोष हैं उनसे ये प्रणाली दोषों से मुक्त रहेगी। कुशलता में वृद्धि। जब वस्तु विनिमय होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को अच्छी से अच्छी करना चाहता है, जिससे कि जब भी वस्तु विनिमय हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास वह व्यक्ति जाता है जिसके पास अच्छी वस्तु होती है और वहाँ से वस्तु विनिमय करता है, जिससे कि कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होत उपयुक्त है। आज भी जो आयात निर्यात होता है वस्तुओं में होता है। दो देश हैं, वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ से वस्तुएं लेंगे और आप हम वस्तुएं सप्लाई करेंगे। आज भी ये वस्तु विनिमय वहाँ पर थोड़ा बहुत संभव रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष और कठिनाइयाँ। तो पहला दोष ये है कि जब हम विनिमय करते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिसके पास हमारी आवश्यक वाली वस्तु उसके पास हो, और ऐसा मिलना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव होता है। अदरवाइज वो मिल भी जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसको मेरी वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को खोजना पड़ता है, तो यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव रहता है और वस्तु के विभाजन में भी कठिनाई होती है। हमें कोई जीवित जानवर लेना है जैसे गाय, उस गाय की वैल्यू 100 किलो गेहूँ है लेकिन हमारे पास 50 किलो गेहूँ है, तो हम विभाजन नहीं कर सकते उस गाय का, तो वस्तुओं का विभाजन करने में यहाँ पर कठिनाई होती है। सर्वमान्य मूल्य मापन का पाओ। हम वस्तुओं विनिमय करते हैं तो किस वस्तु की कितना मूल्य होगा वस्तुओं में ही लगाते हैं, तो यहाँ पर हर वस्तु की वैल्यू हर वस्तु से अलग अलग होती है, तो हम यहाँ पर एक वस्तु की वैल्यू या सारे वस्तुओं का मूल्य का मापन नहीं कर सकते, इसे सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव रहता है। यहाँ पर धन संचय की समस्या। वस्तुएं थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती, उनका संचय करना कठिन होता है और भविष्य के भुगतान करने की समस्या होती है। भाई धन है तो हम संचित कर सकते हैं और भविष्य में पेमेंट भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं, लेकिन जब वस्तु होगी और हमने कह दिया किसी व्यक्ति से कि हम आपको 1 साल के बाद देंगे, लेकिन वस्तु क्या कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है तो भविष्य में उसका पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये समस्या भी रहती है। और मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई भी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई आती है कि वस्तुएं का जो वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते क्योंकि यातायात तो है नहीं, हमें अपने हाथ ही लेके जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 100 किलो गेहूँ हमें यहाँ से पैदल बॉम्बे लेके जाना हो, तुम नहीं जा सकते, तो मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई रहती है। मुद्रा की उत्पत्ति का सिद्धांत। मुद्रा के आकस्मिक जन्म का सिद्धांत। यहाँ पे ये बताया गया है कि मुद्रा जो है उसका जन्म नहीं हुआ है, ये अपने आप स्वतः ही आ गई है। जो वस्तु अच्छी और बेहतर हुई वही मुद्रा बन गई और पहले वाले मुद्रा का स्थान ग्रहण कर लिया। मुद्रा मनुष्य के सामने स्वतः प्रकट हुई है, मनुष्य ने उसका आविष्कार नहीं किया है। क्रमिक सिद्धांत में क्या कहा गया है इसमें? मुद्रा का आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली के असुविधाओं को दूर करने के लिए किया गया है। मुद्रा का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह तो व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है। अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह मुद्रा का विकास भी लंबे प्रयोग के बाद ही हो सका है। मुद्रा का ऐतिहासिक विकास। कि मुद्रा का विकास धीरे धीरे कैसे होता चला गया है क्रमिक रूप में। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि यहाँ पे जो मुद्रा का विकास हुआ है वो क्रमिक विस्तार हुआ, धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ है, तो हम ये कहते हैं धीरे धीरे मुद्रा का स्वरूप बदला।
जैसे कि पहले जब आखेट युग में था तो आखेट युग में मनुष्य जानवरों को खाता था, उनके मांस खाता था और उसकी जो हड्डियां होती थी उनको अपने पास रखता था। तो आखेट युग में जो मुद्रा थी, जो मनुष्य अपने पास रखते थे, नुकीले हथियार, पत्थर और जानवरों की हड्डियां। चारागाह युग जब आया तो चारागाह में क्या हुआ कि वो मनुष्य पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को पालना स्टार्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर जो भी लेन देन होते थे वो इन्हीं जानवरों के रूप में लेन देन होते थे। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अमीर होता था। तो चारागाह युग में मुद्रा जो थी वो जानवर हो गए थे। फिर कृषि युग आया। कृषि युग में मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट किया। जब खेती स्टार्ट की तो काफ़ी सारे अनाज पैदा होने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर जो कृषि युग में जो मुद्रा बनी वो क्या बन गई? अनाज बन गई, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता अनाज की थी तो वो अनाज में ही अदला बदली करता था, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा। शिल्प युग धीरे धीरे आया। मनुष्यों ने अच्छे अच्छे बर्तन बनाए, मूर्तियाँ बनाई। जो जितनी अच्छी मूर्ति होती थी उसकी वैल्यू वो लोग ज़्यादा लगाते थे, वो उतनी ही महंगी या कम अच्छी होती थी उसकी वैल्यू उसी के हिसाब से थी। तो शिल्प युग में जो मुद्रा बनी वो मूर्तियाँ, वो कलाकृति बन गई और धीरे धीरे फिर युग का विकास होता गया। फिर आई धातु मुद्रा जो दुर्लभ से मिलती थी, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, लोहा, तांबा, इनके सिक्के चलना स्टार्ट कर दिए गए। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जो 10 रुपए का सिक्का हो गया, 5 का सिक्का हो, 1 का सिक्का हो, ये धातु मुद्रा है, इनके रूप में स्टार्ट कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे कठिनाई हो गई कि ये जो धातु की जो मुद्राएं बनाई ये काफी वजनदार थी, इनको ज्यादा इकट्ठा ले जा नहीं सकते थे। तो इसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया? पत्र मुद्रा, कागज के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कि आज हम देखते हैं 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 का, 2000 का नोट, ये पत्र मुद्रा है। ये धातु मुद्रा से काफी हल्के थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव था। जब ये स्टार्ट हो गया तो चोरियां भी होने लगी मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा जो होती मूल्यवान वस्तु होती है और हर व्यक्ति उस मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखना चाहता है, चाहे जैसे भी। तो चोरी होती थी। चोरी ना होने कारण बाकी सब दुविधाओं को देखते हुए उन्होंने क्या किया? इस पत्र मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए शाक मुद्रा का जन्म किया। ये चेक, बॉन्ड्स, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, ये सब शाक मुद्राएं मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें ही आजकल ट्रांजेक्शन किया जाता है, जैसे कि चेक का जो चल रहा है आजकल। ये मुद्रा होती नहीं है, लेकिन जब चेक एक स्थान से दूसरे स्थान बैंक में जमा करते हैं तो उतनी मुद्रा हमारी उस बैंक में जमा हो जाती है। तो शाक मुद्रा का भी चलने लगी और विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में नगद विहीन लेन देन होने लगा। एक कॉल पे ही लेन देन होता है। अब वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा ने कैसे दूर किया? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि अब दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर हमें जो वस्तु चाहिए वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और उसे जो वस्तु चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे दोहरा संयोग का अभाव हो गया। तो हम वस्तुओं में अगर ट्रांजेक्शन करें तो नहीं हो सकता। लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, हर इंसान अपने पास रखना चाहता है। तो हम मुद्रा देखकर अपनी आवश्यक वस्तु उस व्यक्ति से खरीद सकते हैं। आवश्यकताओं के लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता अब नहीं रही। मूल्य का आधार हो गया, मतलब हम किसी भी वस्तु को मुद्रा के मूल्य में माप सकते हैं। वस्तुओं की विभाजकता भी कर सकते हैं। धन का संचय भी होता है, क्योंकि मुद्रा खराब नहीं होती, इसलिए धन का हम संचय भी कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, कि मुद्रा में मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम आराम से पहुंचा सकते हैं। और भविष्य में भुगतान भी हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इनका मूल्य जो है स्थिर रहता है। जो आज मूल्य है वही कल मूल्य होगा, वही 1 साल बाद होगा, क्योंकि ये जल्दी बढ़ती या घटती नहीं है। लेकिन वस्तुओं का मूल्य बहुत जल्दी घटता भी और बढ़ता भी है। इसलिए भविष्य के भुगतान के लिए मुद्रा सर्वोपयुक्त उपाय है। आधुनिक युग में आज भी कहीं कहीं पर वस्तु विनिमय होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो कुछ भी चीज़ लेनी है तो वो अनाज के बदले कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं पुराने कपड़ों के बदले में नए बर्तन लेती हैं, शहरों में दिखता है। अभी कुछ लोग भोजन, वस्त्र एवं अन्य पदार्थ देकर नाई, कुम्हार आदि से कार्य लेते हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। अंतरराष्ट्रीय में भी वस्तु विनिमय समझौते के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। कोई भी देश अपनी आर्थिक उत्पादित वस्तु को निर्यात कर दूसरे देश से अपनी आवश्यकता वाली वस्तु को आयात कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि
आज भी वस्तु विनिमय प्रचलन में है, किंतु इसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन घटती हुई चली जा रही है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।